केबिथ हिंद क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम चिंतन और भाषा पाठ के अंतर्गत कल्पना यानी इमेजिनेशन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल्पना का अध्ययन हम चिंतन के संदर्भ में करेंगे। चिंतन के समान ही कल्पना भी एक मानसिक प्रक्रिया है और ये दोनों ही मानसिक प्रक्रियाएं यानी चिंतन और कल्पना एक दूसरे की विरोधी मानसिक प्रक्रियाएं न होकर एक दूसरे की सहायक प्रक्रियाएं हैं। चिंतन में कल्पना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन जहाँ चिंतन और कल्पना में कुछ समानताएं हैं वहीं कुछ अंतर भी है। तो हम चिंतन और कल्पना के संबंध और अंतर को समझें इससे पहले ये जरूरी है कि हम कल्पना को अच्छी तरह समझ लें, यानी कल्पना का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है आदि। तो सबसे पहले हम कल्पना के अर्थ को समझते हैं। कल्पना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विगत अनुभवों को नए और विचित्र ढंग से एकत्र करके प्रस्तुत करता है। यानी कल्पना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को कुछ दूसरे तरीके से संगठित करता है और फिर उसे प्रस्तुत करता है। इसीलिए कल्पना को सृजनात्मक मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों का, अपने विचारों का सृजन करता है नए ढंग से, यानी उनको नए ढंग से, नए रूप से प्रस्तुत करता है। कल्पना के माध्यम से व्यक्ति अनदेखी और अनसुनी विषय वस्तुओं और घटनाओं का वर्णन करता है, यानी ऐसे विषय या ऐसी घटनाएं जिसको पहले न देखा गया है न सुना गया है, ऐसी घटनाओं का वर्णन कल्पना के माध्यम से किया जाता है। कल्पना की परिभाषा। वुडवर्थ के अनुसार कल्पना एक मानसिक कार्य व्यापार है। कार्य व्यापार यानी प्रहसन, मैनिपुलेशन यानी जोड़ तोड़। कैसा जोड़ तोड़? व्यक्ति अपने विचारों का जोड़ तोड़ करता है। जब कोई व्यक्ति भूतकाल में यथार्थ रूप से निरीक्षित तत्वों का पुनः आह्वान करता है, यानी पास्ट में व्यक्ति ने रियल में जिन भी घटनाओं को या जिन भी वस्तुओं का निरीक्षण किया है उनको वो क्या करता है, फिर से आह्वान करता है अपने मस्तिष्क में और फिर इन तथ्यों को एक नवीन ढांचे में ढालता है। जब वो पास्ट में जिन चीजों को उसने देखा है या जिन घटनाओं का उसने निरीक्षण किया है उनको जब वो फिर से पुनः आह्वान करता है तो वो उनको उसी रूप में आह्वान नहीं करता जिस रूप में उसने उसे देखा था, बल्कि उसको एक नवीन ढांचे में ढालकर प्रस्तुत करता है। तो ये क्या है? ये कल्पना है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने कोई कभी सांप देखा हो जो उसके घर में निकला हो, छोटा सा सांप है, लेकिन व्यक्ति जब उसको दोबारा से किसी को बताता है तो वो इस रूप में बता सकता है कल्पना करके, उसमें कल्पना का मिश्रण डाल के कि जो सांप था वो बहुत बड़ा था, बहुत जहरीला था, उसके 6 फन थे, इस तरह से, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें नवीन तथ्यों को जोड़ देता है। तो ये क्या है? ये कल्पना है। बी.एन. झा के अनुसार कल्पना का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें मन एक ऐसी नई वस्तु का सृजन करता है जो भूतकाल में न तो देखी गई है और न ज्ञानेंद्रियों के सम्मुख की गई है। यानी कल्पना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नई वस्तु का सृजन करता है। कैसी वस्तु का सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, रचना करना। कैसी वस्तु का सृजन करता है अपने मस्तिष्क में, जो कि उसने ना तो भूतकाल में देखी है ना ही कभी उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों से उसका अनुभव किया है। उदाहरण के लिए लोग जलपरी की कल्पना करते हैं, जबकि वास्तव में जलपरी ना तो किसी ने देखी है और ना ही कभी उसका कोई अनुभव किया गया है, लेकिन लोग उसकी कल्पना करते हैं। अब हम कल्पना के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। तो कल्पनाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, पुनरुत्पादक कल्पनाएं और रचनात्मक कल्पनाएं। रचनात्मक कल्पनाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, निष्क्रिय रचनात्मक कल्पनाएं और सक्रिय रचनात्मक कल्पनाएं। ये जो सक्रिय रचनात्मक कल्पनाएं हैं ये फिर 2 भागों में इनको बांटा गया है, कृत साधक कल्पना और सौंदर्यात्मक कल्पना। इनका डिटेल अब हम यहाँ पर देखते हैं। पुनरुत्पादक कल्पनाएं, जो भी घटनाएं बीत चुकी हैं या जो विषय हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से संबंधित हैं उनको जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क में लाता है, जो कल्पना है ये पुनरुत्पादक कल्पना कहलाती है। यानी बीती हुई घटनाओं को व्यक्ति जब अपने मस्तिष्क में सोचता है तो वो पुनरुत्पादक कल्पना है। जैसे मान लीजिए
कोई व्यक्ति कोई ऐतिहासिक नाटक पढ़ रहा है या कोई उपन्यास पढ़ रहा है या किसी ऐसी ऐतिहासिक जगह पर घूम रहा है, उपन्यास पढ़ते समय या किसी ऐतिहासिक स्थान पर घूमते समय वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति से जो पूर्व की घटनाएं हैं, यानी जिनको वो पढ़ रहा है उनको, या जिस जगह पर वो घूम रहा है उस जगह पर पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका क्या करता है, उनके जो दृश्य हैं उनकी कल्पना करता है। तो ये पुनरुत्पादक कल्पना कहलाती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति महाराणा प्रताप से संबंधित कोई नाटक या कोई कहानी पढ़ रहा है। अब महाराणा प्रताप से संबंधित जो भी दृश्य हैं उन दृश्यों को व्यक्ति अपने मस्तिष्क में क्या करता है, सोचता है, उसका पूरा चित्र उसकी आंखों के सामने आता है। तो इस प्रकार की जो कल्पना है वो पुनरुत्पादक कल्पना कहलाएगी। दूसरे प्रकार की कल्पनाएं हैं रचनात्मक कल्पनाएं। इस प्रकार की कल्पना में व्यक्ति स्वयं किसी वस्तु की रचना अपने ढंग से करता है, यानी अपने मस्तिष्क में किसी वस्तु की रचना करता है। इस प्रकार की कल्पना के द्वारा बहुत सारे काव्य, उपन्यास, नाटक आदि लिखे जाते हैं, यानी किसी चीज़ की रचना की जाती है, कोई सृजन किया जाता है। इसी प्रकार की कल्पना के द्वारा वैज्ञानिक खोजें भी की जाती हैं। अब पुनरुत्पादक कल्पना और रचनात्मक कल्पना में क्या अंतर होता है, कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि पुनरुत्पादक कल्पना जो होती है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती, ये किसी न किसी भूतकालीन घटना पर आधारित होती है, जबकि रचनात्मक कल्पना जो होती है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई उपन्यास पढ़ रहा है, तो उपन्यास पढ़ते समय उस उपन्यास में जो भी घटनाएं हैं, जो भी पात्र हैं, उनकी जब कल्पना की जाती है तो ये पुनरुत्पादक कल्पना है। ये पुनरुत्पादक कल्पना अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये किस पर डिपेंड है? ये डिपेंड है किस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं, उपन्यास पर आधारित है। यहाँ पर उस उपन्यास को उसके राइटर ने जब लिखा है तो उसने कुछ इमेजिन करके, कुछ कल्पनाएं करके उस उपन्यास को लिखा है। उस इमेजिन करते समय, यानी उस कल्पना को करते समय जब उसने उपन्यास के पात्रों के बारे में सोचा, उपन्यास में कौन कौन सी घटनाएं वो डालेगा उनके बारे में सोचा, तो उस समय वो पूरी तरह से स्वतंत्र था, किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं था। इस प्रकार की जो कल्पना है वो रचनात्मक कल्पना कहलाएगी। रचनात्मक कल्पनाएं भी दो प्रकार की होती हैं, निष्क्रिय रचनात्मक कल्पना और सक्रिय रचनात्मक कल्पना। निष्क्रिय रचनात्मक कल्पना जो कि बेसिर पैर की कल्पनाएं होती हैं, इनको संजोने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता, व्यक्ति बैठे बैठे कुछ भी कल्पनाएं कर सकता है। जो बिना मतलब की कल्पनाएं होती हैं वो निष्क्रिय कल्पना के अंतर्गत आती हैं। दूसरी है सक्रिय रचनात्मक कल्पनाएं। इन्हें नियंत्रित कल्पना भी कहते हैं क्योंकि ये उद्देश्यपूर्ण होती हैं, यानी इनका कोई लक्ष्य होता है। जब व्यक्ति इस प्रकार की कल्पना करता है तो वो कुछ न कुछ सृजन करता है, यानी कि उसका एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कल्पना करता है। सक्रिय रचनात्मक कल्पनाएं भी दो प्रकार की होती हैं, कृत साधक और सौंदर्यात्मक। कृत साधक कल्पनाएं वो कल्पनाएं होती हैं जब किसी काम को पूरा करने के लिए कल्पना की जाती है तो उसे कृत साधक कल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति को मकान बनवाना है अपना, तो मकान बनाने के लिए वो मकान का जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन की एक कल्पना करता है कि उसे किस जगह पे कमरा चाहिए, किस जगह पे किचन चाहिए, किस जगह पे बालकनी चाहिए। ये जो डिज़ाइन की कल्पना है ये कृत साधक कल्पना कहलाएगी क्योंकि ये किसी काम को पूरा करने के लिए की जा रही है। दूसरी प्रकार की कल्पनाएं हैं सौंदर्यात्मक कल्पना। सौंदर्यात्मक कल्पनाएं जिनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की कलाओं का सृजन करना होता है। कलाएं यानी जैसे कोई ड्राइंग हो गई, मूर्ति कला हो गई, या फिर विभिन्न साहित्यों की जो रचना होती है वो सौंदर्यात्मक कल्पना के अंतर्गत आती है। अब हमने कल्पना के अर्थ को समझ लिया, उसकी परिभाषा को समझ लिया, उसके प्रकार के बारे में भी अध्ययन कर लिया, तो ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि मनुष्य के जीवन में कल्पनाओं का क्या महत्व है। किसी भी व्यक्ति के सामान्य विकास और उसके व्यक्तित्व के सामान्य होने के पीछे कल्पनाओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। व्यक्ति जिस भी प्रकार की कल्पनाएं करता है उसका व्यक्तित्व का विकास भी उसी तरीके से होता है। जो लोग अच्छी कल्पनाएं करते हैं
उनके मानसिक और शारीरिक विकास जो होता है वो अच्छा होता है और उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके विपरीत जो लोग बुरी कल्पनाएं करते हैं, ऐसे लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हैं, जो आविष्कार हैं या जो सिद्धांत बनते हैं, वो कहीं ना कहीं कल्पनाओं के द्वारा ही परिचालित होते हैं। उदाहरण के लिए पहले हवाई जहाज नहीं होते थे तो लोग कल्पना करते थे कि हम कैसे उड़ सकते हैं, क्या हम उड़ सकते हैं, तो उसी के परिणाम स्वरूप हवाई जहाज बना। और भी बहुत सारी खोजें और आविष्कार हैं जो कि कल्पनाओं के द्वारा ही बाद में वास्तविकता के धरातल पर उतारे गए हैं। खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में कल्पनाओं का विशेष महत्व होता है, खासतौर से बच्चों के खेल। बच्चे विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करते हैं और उन्हीं पर आधारित कुछ खेल खेलते हैं। समस्त सौंदर्यात्मक कृतियां उसको बनाने वाले कलाकारों की कल्पना का परिणाम होती हैं। यानी जो भी कृतियां, चाहे कोई मूर्ति हो, चाहे कोई पेंटिंग हो, चाहे रचनाएं, साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं, उनको जो कलाकार, जिस कलाकार ने उनका निर्माण किया है, वो उसकी कल्पना के द्वारा ही निर्मित होती हैं। सभी बड़े एवं व्यवस्थित कार्यों को करने के लिए एक योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। और ये जो प्लान्स होते हैं, ये जो योजनाएं होती हैं, ये कल्पनाओं के आधार पर ही बनाई जाती हैं। मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति की जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं वो कल्पनाओं के माध्यम से पूरी की जाती हैं। लेकिन अगर इन अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने वाली कल्पनाओं को रोक दिया जाए तो उससे व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की असामान्यताएं और विकृतियां आ जाएंगी। तो इसलिए कल्पनाशील होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कल्पनाएं लिमिट से ज़्यादा, यानी सीमा से ज़्यादा जब व्यक्ति कल्पनाओं में खोया रहता है तो वो उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए और उसके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन फिर भी कल्पनाओं का मानव जीवन में बहुत महत्व है और मनुष्य एक कल्पनाशील प्राणी है। अब हम बात करते हैं कल्पना तथा चिंतन में संबंध की। कल्पना और चिंतन दोनों ही मानसिक प्रक्रियाएं हैं और ये दोनों ही मानसिक प्रक्रियाएं एक दूसरे के विरोधी ना होकर सहयोगी हैं। यानी कल्पना और चिंतन एक दूसरे के सहयोगी क्रियाएं हैं। कल्पना जहाँ एक और मेंटल मैनिपुलेशन है, यानी हम अपने मस्तिष्क में अपने विचारों को जोड़ तोड़ करते हैं, अपने ढंग से उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, जबकि चिंतन एक मानसिक खोज है, यानी मेंटल एक्सप्लोरेशन, क्योंकि हम चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान खोजते हैं। कल्पना चिंतन का एक अंग है और चिंतन में मनुष्य कल्पना का सहारा लेता है। यानी कल्पना के माध्यम से चिंतन में व्यक्ति कल्पना का सहारा लेकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है। दोनों ही क्रियाओं में मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाता है। तो इस प्रकार से कल्पना और चिंतन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो इनके बीच में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। लेकिन संबंध होने के बावजूद दोनों में पर्याप्त अंतर भी है। कल्पना और चिंतन में क्या अंतर है, एक नज़र डालते हैं। कल्पना जहाँ सरल मानसिक प्रक्रिया होती है, वहीं चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। कल्पना मेंटल मैनिपुलेशन है, जबकि चिंतन एक मेंटल एक्सप्लोरेशन यानी मानसिक खोज है। कल्पना में हम अपने विचारों को जोड़ तोड़ करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं, नए तरीके से संगठित करते हैं, जबकि चिंतन जो है उसमें हम समस्या का समाधान खोजते हैं। कल्पना स्वतंत्र होती है क्योंकि व्यक्ति बैठे बैठे कुछ भी कल्पना कर सकता है, जबकि चिंतन जो होता है वो नियंत्रित होता है क्योंकि ये समस्या समाधान से यानी वास्तविकता से रिलेटेड होता है। कल्पना के द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों को नया रूप देता है, यानी पूर्व में उसने जो भी अनुभव किया है उसको नए रूप में प्रस्तुत करता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ देता है, कुछ चीज़ें हटा देता है और उसके द्वारा वो उसको एक नया रूप यानी पास्ट जो अनुभव किए हैं उसने पास्ट एक्सपीरियंसेस है उनको बिल्कुल एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। जबकि चिंतन में व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान खोजता है। कल्पना में बिंबों का प्रयोग किया जाता है। बिंब यानी व्यक्ति जो होता है इमेजिनेशन करता है, व्यक्ति के सामने एक चित्र आता है। जब व्यक्ति कल्पना करता है तो वो सारे पिक्चर्स, वो सारे चित्र जिनकी वो कल्पना कर रहा है वो उसके मस्तिष्क में उसे दिखाई देते हैं। कल्पना चिंतन की प्रक्रिया में प्रत्यय, प्रतीक, सूत्र,
और चिन्हों को अपनाया जाता है। कल्पना में यथार्थ का अभाव होता है। कल्पनाएं जो होती हैं वो प्रायः वास्तविकता की कमी होती है, जबकि चिंतन जो होता है वो वास्तविकता पर ही आधारित होता है, यथार्थ पर ही आधारित होता है। कल्पना देश और काल की सीमाओं में बंधी हुई नहीं होती, यानी व्यक्ति एक जगह पर बैठे हुए किसी भी देश, किसी भी स्थान के बारे में कल्पना कर सकता है और व्यक्ति उसमें कहीं से भी कोई भी चीज़ जोड़ सकता है। इसलिए कल्पना किसी भी देश या काल की सीमा से बंधी हुई नहीं होती। लेकिन चिंतन जो होता है उसमें देश और काल का ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि समस्या का समाधान खोजा जाता है और अगर हम इसमें परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखेंगे, जो समस्या का समाधान है उसको कभी भी हम लागू नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में हमने कल्पना और चिंतन, यानी कल्पना को चिंतन के संदर्भ में अध्ययन किया। तो हमने कल्पना के अर्थ को समझा, उसकी परिभाषा को जाना, इसके साथ ही कल्पना के प्रकार, मानव जीवन में कल्पनाओं का क्या महत्व है, कल्पना और चिंतन में क्या संबंध है और कल्पना और चिंतन में क्या अंतर है, इन सब का अध्ययन किया। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।